हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो अबाउट एमसीक्यूज। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको टॉप 30 एमसीक्यूज बताऊंगा जो कि फार्मेसी ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो एमसीक्यूज है ये जीपैट नाइपर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जेपी फार्मासिस्ट एग्जाम, पैरामेडिकल एग्जाम, आर्मी फार्मासिस्ट, रेलवे फार्मासिस्ट और अदर ऑल स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि मेट, गीतम गेट और GUJ, KCET, गोवा सीईटी, अदर स्टेट के सीईटी के लिए और एंट्रेंस एग्जाम के लिए और स्टेट फार्मेसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोप्रोपामाइड इज यूज्ड टू ट्रीट। क्लोरोप्रोपामाइड किस डिसीज को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसका ऑप्शन है दोस्तों डायबिटीज, ऑप्शन बी एपिलेप्सी, ऑप्शन सी डिप्रेशन, ऑप्शन डी कैंसर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, डायबिटीज के लिए यूज होता है। डायबिटीज में कौन सी क्लास है दोस्तों, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक। ये है फर्स्ट जनरेशन सल्फोनामाइड यूरियाज। ठीक है, सल्फोनामाइड यूरियाज है जो कि फर्स्ट जनरेशन सल्फोनामाइड यूरियाज कौन सा है, क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, बढ़ते आगे के क्वेश्चन की तरफ। स्टोर इन अ कूल प्लेस एज पर आईपी मींस, मतलब इंडियन फार्माकोपिया के तहत स्टोर इन अ कूल प्लेस कब कहा जाता है, कब ये ऐसे लिखा जाता है कि स्टोर इन अ कूल प्लेस। एक ड्रग है जिसे स्टोर इन अ कूल प्लेस कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है और कब उसे स्टोर करना है, कौन सी कंडीशन में उसे स्टोर करना है। तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए स्टोर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी स्टोर बिटवीन 2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी स्टोर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस और ऑप्शन डी है स्टोर एट रूम टेम्परेचर। तो स्टोर इन अ कूल प्लेस ये कब कहा जाता है, जब ड्रग को स्टोर बिटवीन 8 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाए, जैसे कि इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके बाद जानते हैं दोस्तों वार्म कंडीशन कब होती है। वार्म कंडीशन होती है जब टेम्परेचर होता है 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर होता है 30 टू 40 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फ्रीजर कंडीशन कब होती है, जब टेम्परेचर होता है -5 टू -20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये होती है फ्रीजर कंडीशन। उसका नॉर्मल टेम्परेचर जो स्टोर एट रूम टेम्परेचर होता है कब रहता है, 30 टू 35। ठीक है, 30 टू 35 रहता है स्टोर एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फेंटोलामाइन इज ए। फेंटोलामाइन क्या है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ए एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, बी H1 एंटागोनिस्ट, सी अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, डी बीटा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सी अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फेंटोलामाइन ये रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है। ठीक है, रिवर्सिबल एंटागोनिस्ट है फेंटोलामाइन। A1 मतलब अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। ठीक है, अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। और इरिवर्सिबल कौन सा है दोस्तों, इरिवर्सिबल है फिनॉक्सीबेंजोमाइन। ठीक है, फिनॉक्सीबेंजोमाइन ये इरिवर्सिबल अल्फा एड्रेनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्रीम्स आर। क्रीम क्या होता है, क्रीम इमल्शन होता है, एक सस्पेंशन होता है, ऑइंटमेंट होती है या पेस्ट होती है। तो क्रीम होता है इमल्शन। इसका करेक्ट आंसर है ए इमल्शन। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बॉगीज आर इंसर्टेड इन, जो बॉगीज होती है वो कहाँ इंसर्ट की जाती है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों नेजल में। ठीक है, बी ऑप्शन बी नेजल। नेजल में क्यों, क्योंकि ट्रैकेयल जो ब्रोंको ट्रैकिया होता है उसमें वो बॉगीज इक्टी ट्यूब से या फिर इंडोट्रैकियल ट्यूब से भेजी जाती है, इसे कहते हैं नेजल से बॉगीज कहते हैं इसे। ठीक है, बॉगीज कहते हैं या फिर बॉगीज कहते हैं, आपको जो कहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। जेसूट्स बार्क इज द सिनोनिम ऑफ। जेसूट्स बार्क ये किसका सिनोनिम है। ऑप्शन ए सिनामन, ऑप्शन बी कुर्ची, ऑप्शन सी सिंकोना, ऑप्शन डी अश्वगंधा। तो इसका आंसर है दोस्तों सी सिंकोना। ठीक है, जेसूट बार्क किसे कहते हैं, सिंकोना को कहते हैं और उसे अल्सो नोन एज, सिंकोना को अल्सो नोन एज पेरुवियन बार्क। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पेरुवियन बार्क कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो ये सिंकोना होता है, ठीक है, जो सिंकोना होता है उसका जो प्लांट होता है वो मतलब सिंकोना कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, एक बार्क से ऑब्टेन किया जाता है, बार्क से। ये नाम में ही देखिए दोस्तों जेसूट्स बार्क, मतलब बार्क ये प्लांट पार्ट से ये सिंकोना को ऑब्टेन किया जाता है और उसके कई प्रकार के प्लांट के नेम होते हैं, जैसे कि सिंकोना कैलिसाया, सिंकोना सक्सीबरा, सिंकोना ऑफिसिनालेज। ये सिंकोना ऑफिसिनालेज बहुत ही फेमस है। उसके बाद सिंकोना लेजिड्रिया। ठीक है, उसका जो फैमिली है रूबियासी। ठीक है, फैमिली क्या है, रूबियासी। सिंकोना का
फैमिली है रूबियासी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ट्यूबरकुलोसिस इज डायग्नोस्ड बाय। इसका जो मैंने पहला टेस्ट नंबर 1 लिया था, टेस्ट नंबर 1 जिसने अभी तक देखा नहीं वो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो टेस्ट नंबर 1 पे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि ट्यूबरकुलोसिस के लिए आप कौन सा टेस्ट यूज करोगे, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विडाल टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी इलिसा टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी मैंटॉक्स टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी अलर्ट टेस्ट। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मैंटॉक्स टेस्ट या फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट। ये ट्यूबरकुलोसिस को डायग्नोस के लिए करने के लिए यूज होता है। तो विडाल टेस्ट का के लिए यूज होता है, किसके लिए यूज होता है? विडाल टेस्ट यूज होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफिस का वेक्टर है या फिर पैरासाइट क्या रहता है जिससे कि टाइफाइड स्प्रेड होता है। उसके बाद इलिसा टेस्ट इलिसा टेस्ट काय के लिए यूज होती है? इलिसा टेस्ट एड्स के लिए यूज होती है, ठीक है, एड्स के लिए यूज होती है। उसके बाद मेंटॉक्स टेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ठीक है। अलर्ट्स मेथड तो नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसा कौन सा डिसीज है जो कि नॉन कम्युनिकेबल है? नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो कि स्प्रेड नहीं होता छूने से, छींकने से या फिर किसी के साथ खाने से, रहने से, खेलने से, ठीक है। ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज होता है, कम्युनिकेबल डिसीज नहीं होता है। कम्युनिकेबल डिसीज होते हैं कि जो मतलब पेशेंट होता है उसके साथ जो पर्सन होता है अगर उसकी छींक या उसकी कुछ से हाथ मिलाया जाए, जैसे कि कोरोना वायरस, कोविड, ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिसीज है जो कि 1 मीटर के अंदर रहने वाले इंसान को हो सकता है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जैसे कि उनके साथ रहने से, खाने से, पीने से ये नहीं। बी एरिथ्रोस्क्लेरोसिस, ऑप्शन नंबर सी परटूसिस, ऑप्शन नंबर डी इन्फ्लुएंजा। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी एरिथ्रोस्क्लेरोसिस या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता किससे है? कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने शरीर में बढ़ जाए तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। तो ट्यूबरकुलोसिस होने का कारण क्या है? मुख्य कारण है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई से वो फैलता है। परट्यूसिस की ये करने का कारण क्या है? बार्डिडेला परट्यूसिस, ठीक है। बार्डिडेला परट्यूसिस की वजह से बार्डिडेला परट्यूसिस की वजह से ये फैलता है, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लुएंजा कैसे होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस से इन्फ्लुएंजा होता है, ठीक है। देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एन एग्जाम्पल ऑफ अल्किलेटिंग एजेंट इज। अल्किलेटिंग एजेंट काय का एग्जाम्पल है? कौन सा क्लासिफिकेशन है? अल्किलेटिंग एजेंट किस में आता है? ये आता है एंटी कैंसर में, ठीक है। एंटी कैंसर में आता है। एंटी कैंसर में अल्किलेटिंग एजेंट एक टाइप है जिसमें कौन सा ड्रग आता है ये हमें ढूंढना है। अगर आपको पता हो आंसर तो कमेंट में कृपया कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 मिथोट्रिक्सेट, ऑप्शन नंबर बी मिटोमाइसिन सी, ऑप्शन नंबर सी डाउनोरोबिसिन, ऑप्शन नंबर डी है 5-फ्लोरोयूरासिल, ठीक है। इसका आंसर है दोस्तों डी, ठीक है, मिटोमाइसिन सी। मिथोट्रिक्सेट और 5-फ्लोरोयूरासिल ये एंटीमेटाबोलाइट्स है और डोनोरुबिन ही एंटीबायोटिक है, ठीक है, इतना याद रखिए। और मिटोमाइसिन सी जो है वो है एल्किलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आर ड्राइड बाय। जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि थर्मोलेबाइल होते हैं, कैसे होते हैं? थर्मोलेबाइल। थर्मोलेबाइल मतलब कि जो ज़्यादा हीट देने से खराब हो सकती है, जैसे कि वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन को अगर ज़्यादा टेम्परेचर में रखा जाए तो वो खराब होती है, इसीलिए वो काम नहीं करती, इसीलिए वैक्सीन को अंडर स्टोर कोल्ड कंडीशन में रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे सब्जेक्ट को, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ड्राई कैसे करते हैं उसका ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। उसका मेथड कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए लायोफिलाइजर, ऑप्शन नंबर बी वैक्यूम ड्रायर, ऑप्शन नंबर सी स्प्रे ड्रायर, ऑप्शन नंबर डी रोटरी ड्रायर। तो इसका ऑप्शन आपको पता ही होगा, इसका आंसर आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए लायोफिलाइजर मतलब फ्रीज ड्राइंग। क्या होता है? फ्रीज ड्राइंग, ठीक है। फ्रीज ड्राइंग का मतलब होता है, उसे किसे कहते हैं? लायोफिलाइजर को, जिसमें जो आजू बाजू का मटेरियल होता है वो सब्लिमेशन से मतलब उड़ाया जाता है, ठीक है, ड्राई किया जाता है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, कैलामाइन इज। कैलामाइन क्या है और इसमें कंस्टिट्यूएंट कौन से होते हैं जिसकी वजह से हम कैलामाइन बना पाते हैं? ये बहुत ही सिंपल है, डिप्लोमा में प्रैक्टिकल में फार्मास्यूटिक्स के प्रैक्टिकल में हमने किया है। तो कैलामाइन क्या है? जो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बेसिक जिंक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी बेसिक जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी बेसिक जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी बेसिक जिंक हाइड्रोक्साइड। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कैलामाइन है ऑप्शन नंबर ए जो कि बेसिक जिंक ऑक्साइड है, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों।
क्लोट्राइमैक्साजोल किंवा क्लोट्राइमोक्साजोल, ठीक है, इज अ मिक्सचर ऑफ सल्फामिथॉक्साजोल और ट्राइमिथोप्राइम। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि क्लोट्राइमोक्साजोल किस टाइप का या फिर किस ड्रग का इंपॉर्टेंट मिक्सचर है, ठीक है, किस ड्रग का, कौन से ऐसे ड्रग्स है जो कि क्लोट्राइमोक्साजोल बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ड्रग है सल्फामिथॉक्साजोल और दूसरा ड्रग है ट्राइमिथोप्राइम। तो इस ड्रग का जो रेशो है, ठीक है, रेशो कौन मतलब कितना रेशो होता है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए 5:1, ऑप्शन नंबर बी 1:5, ऑप्शन नंबर सी 4:1, ऑप्शन नंबर डी 1:4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आपको बताइए होगा 5:1, ठीक है। 5:1 मतलब कैसा, 5 पार्ट सल्फोमिथॉक्साजोल की लेना है, 5 पार्ट लेना है और 1 पार्ट ट्राइमिथोप्राइम का लेना है। ये ऑप्शन आएंगे, नहीं तो इसके मल्टीप्लिकेशन में ऑप्शन आएंगे। फॉर एग्जांपल 5 इधर आया 25 और इधर आया 5, तो ये भी आंसर करेक्ट है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। HLB वैल्यू ऑफ सरफेक्टेंट, HLB वैल्यू ऑफ सरफेक्टेंट बिटवीन 7 to 9 इज यूज्ड एज। HLB वैल्यू मीन्स क्या होती है, हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस जो होता है HLB, जो कि ग्रिफिन नामक साइंटिस्ट ने बनाया है या जिसे डिस्कवर किया है, ग्रिफिन नाम का साइंटिस्ट है जिसने HLB वैल्यू डिस्कवर की है। तो जो कि 7 to 9 जो वैल्यू है वो किसकी है, तो ऑप्शन नंबर ए डिटर्जेंट, ऑप्शन नंबर बी वेटिंग एजेंट, ऑप्शन नंबर सी वाटर इन ऑयल, ठीक है, इसे कहते हैं वाटर इन ऑयल इमल्सिफाइंग एजेंट, और ऑप्शन नंबर डी एंटी फोमिंग एजेंट, ठीक है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों बी वेटिंग एजेंट, जो कि 7 to 9 रेशो में, मतलब 7 to 9 जो वैल्यूज होती है, जो स्केल होती है, वो स्केल में 7 to 9 में वेटिंग एजेंट आता है। तो ये जो अलग अलग डिफरेंट स्केल्स है ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले डिटर्जेंट की स्केल क्या है, 13 to 15, ठीक है। उसके बाद वेटिंग एजेंट आपको तो पता ही 7 to 9, उसके बाद है वाटर इन ऑयल इमल्शन, ठीक है, उसका है 4 to 8, ठीक है। और जो नेक्स्ट है, लास्ट है, वो है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट, इसका है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट का 16 to 18, ठीक है, 16 to 18 है सोल्यूबलाइजिंग एजेंट का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में आपने पढ़ा होगा। तो आइए पढ़ते हैं। मेडिकेटेड अल्कोहलिक लिक्वर्स प्रिपेयर्ड बाय फर्मेंटेशन ऑफ रॉ वेजिटेबल जूसेस विथ हनी और जैगरी आर कॉल्ड, जिसे मतलब ऐसा अल्कोहलिक लिक्वर का प्रिपरेशन जो कि फर्मेंटेशन से बनाया जाता है और जिसमें वेजिटेबल जूसेस हनी के साथ यानी शहद के साथ और जैगरी मतलब ज्वारी के साथ मिक्स किया जाता है। तो इस मेडिकेटेड अल्कोहलिक प्रिपरेशन, लिक्वर प्रिपरेशन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, अराक्स, ऑप्शन बी अरिस्टस, ऑप्शन सी असावास, ऑप्शन डी अवलियास, ठीक है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी असावास। असावास कहते हैं दोस्तों इसको। तो ये ध्यान से पढ़ लेना, इसको याद करना, इसका कोई ट्रिक नहीं है, याद कर लेना, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल, ठीक है, ध्यान से पढ़ना। फॉर्म यूज्ड फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट फॉर सेल और टू डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल ड्रग्स स्पेसिफिड इन शेड्यूल सी और C1 ड्रग्स। शेड्यूल सी और C1 ड्रग में क्या होता है मालूम है क्या? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स आते हैं, सब सिन्ना वैक्सीन वगैरह, ये शेड्यूल सी C1 में आते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये शेड्यूल सी में आने के कारण अभी ये जो ड्रग्स होते हैं, सिन्ना वैक्सीन और सेरा वगैरह, सीरम वगैरह जो होते हैं, वो कौन से फॉर्म में आते हैं कि जिससे कि हमें लाइसेंस मिलता है सेल करने का, स्टॉक करने का, एग्जिबिट फॉर सेल करने का, एग्जीबिशन करने का, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करने का, जो कि रिटेल ड्रग्स से मतलब रिटेलर से हम इसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ऐसे कौन से फॉर्म हमें भरना है कि ये हम शेड्यूल सी और C1 के ड्रग हम सेल कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों, फॉर्म नंबर 20, ऑप्शन बी फॉर्म नंबर 20 ए, फॉर्म नंबर 21 और ऑप्शन डी है फॉर्म नंबर 21 ए। तो उसका सही आंसर है दोस्तों फॉर्म नंबर 21 ए, ठीक है। फॉर्म नंबर 21 ए इसका सही आंसर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ टैबलेट इज नोन एज, मतलब जो ये देखिए ये टैबलेट है, इसका पार्शियली, ठीक है, पार्शियली और जो कंप्लीट रिमूवल होता है। अब ये देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये टैबलेट है और इसका जो लेयर है ये एक लेयर है
ये पार्शियली रिमूव्ड है, ठीक है, ये पार्शियली रिमूव्ड है, और ये टॉप का हो गया और ये बॉटम का हो गया, पार्शियली बॉटम का ये रिमूव्ड है, मतलब थोड़ा सा एक तो रिमूव्ड है पार्शियली और ये डायरेक्टली कंप्लीटली रिमूव हो गया। तो इसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, कैपिंग, ऑप्शन बी है पिकिंग, ऑप्शन सी है स्टिकिंग, ऑप्शन डी है चिपिंग। तो इसका आंसर सही आंसर है दोस्तों कैपिंग। कैपिंग की वजह से एक तो टॉप की और नहीं तो बॉटम की जो लेयर होती है, जो टैबलेट की पार्ट होता है वो रिमूव हो जाता है पार्शियली और कंप्लीटली। उसके बाद पिकिंग क्या कहते हैं दोस्तों? पिकिंग किसे कहते हैं? पिकिंग कहते हैं जो कि मटेरियल होता है, जो टैबलेट मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो मटेरियल होता है वो पंच डाई से, मतलब पंच फेसेस होता है, जिससे कि ये देखिए ये एक ये पंच फेसेस है, यहाँ टैबलेट रखी जाती है, तो ये पंच फेस को ये इधर और एक इधर जब टैबलेट का मटेरियल चिकटता है या फिर स्टिक होता है तो इसे कहते हैं पिकिंग। मतलब इस टैबलेट का थोड़ा सा भाग इसने पिक कर लिया, इसने पिक कर लिया, वो लोअर पंच ने और अपर पंच ने, ठीक है, सॉरी यहाँ निकालता हूँ, ये हो गया, ये अपर पंच हो गया, ये लोअर पंच हो गया। तो ये जो टैबलेट है इसकी थोड़ा सा पार्ट इसने पिक कर लिया और थोड़ा सा इसने पिक कर लिया, ठीक है। स्टिकिंग किसे कहते हैं? स्टिकिंग कहते हैं कि डायवॉल जो होता है जिसमें टैबलेट रखा जाता है, या जो डाइवॉल्स होते हैं, डाई के वॉल्स होते हैं जिसमें, तो ये डाइवॉल्स होते हैं, तो इसमें जो मतलब चिकटता है या स्टिक हो जाता है उसे कहते हैं स्टिकिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो गया, ये इसका आंसर है कैपिंग, ठीक है, कैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स डू ह्यूमन हैव? मतलब कितने क्रेनियल नर्व्स है ह्यूमन के पास? तो ऑप्शन नंबर सी है 12 क्रेनियल नर्व है, उसके नेम आपको पता है, ऑल्फैक्टरी वगैरह वगैरह। तो आप अगर वो नर्व के नेम जानना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मैंने अपलोड किया है, आप वहाँ जाके लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एंटी डैंड्रफ ड्रग? ठीक है, ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि एंटी डैंड्रफ ड्रग में यूज होता है? ऑप्शन नंबर ए जिंक सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी सेलेनियम सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी जिंक कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर डी सोडियम फ्लोराइड। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेनियम सल्फाइड, जो कि एंटी डैंड्रफ ड्रग में एंटी डैंड्रफ शैम्पू इधर उधर यूज होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 19, द सडन इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन हार्ट मसल इज रिजल्ट इन, मतलब ये जो हार्ट मसल है इसमें सडनली अगर सोडियम का यानी प्लस का इन्फ्लक्स हो जाए, मतलब आ जाए, सडनली आ जाए, तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं दोस्तों डीपोलराइजेशन। क्या कहते हैं? डीपोलराइजेशन। इसका ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या है? डीपोलराइजेशन ऑप्शन सही है, उसे कहते हैं डीपोलराइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, शोनटेटन रिएक्शन जो अलो के लिए होता है, इसे अल्सो नोन एज, इसे क्या कहते हैं? फिर मतलब ये जो नेम है शोनटेटन रिएक्शन जो कि अलो के लिए किया जाता है, अलो की प्योरिटी क्वालिटी चेक करने के लिए, अलो की वैरायटी चेक करने के लिए, तो इस रिएक्शन को और दूसरा कौन सा नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट्रिक एसिड टेस्ट, ऑप्शन नंबर बी नाइट्रस एसिड टेस्ट, ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन टेस्ट, ऑप्शन नंबर डी बोरैक्स टेस्ट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, बोरैक्स टेस्ट को शोनटेटन टेस्ट कहा जाता है या फिर शोनटेटन रिएक्शन कहा जाता है। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये भी ध्यान रखिएगा कि ये एलो के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एलो के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंसुलिन इज ए पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग, इंसुलिन में पॉलीपेप्टाइड के कितने अमीनो एसिड होते हैं? पॉलीपेप्टाइड में कितने अमीनो एसिड होते हैं? तो ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है अमीनो एसिड 21, ऑप्शन नंबर बी 31 अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर सी 41 अमीनो एसिड, ऑप्शन नंबर डी 51 अमीनो एसिड। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 51 अमीनो एसिड। तो एक चेन में, मतलब चेन नंबर ए, चेन ए में उसमें होते हैं 21 और चेन बी में होते हैं, चेन ए में होते हैं, देखो दोस्तों, चेन ए में होते हैं 21 अमीनो एसिड और चेन बी में होते हैं 30 अमीनो एसिड, ठीक है। टोटल हो गए 51 अमीनो एसिड। तो 51 अमीनो एसिड्स होते हैं इंसुलिन में, ठीक है, 51 अमीनो एसिड होते हैं इंसुलिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन इज ए, ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए क्विनोलिन ड्रग, ऑप्शन नंबर बी क्विनोलोन ड्रग, ऑप्शन नंबर सी आइसोक्विनोलिन ड्रग, ऑप्शन नंबर डी क्विनिक्लोलिन ड्रग, ठीक है,
क्विनोलिडिन ड्रग, ठीक है, क्विनोलिडिन ड्रग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए क्विनोलिन ड्रग, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है क्विनोलिन ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं दोस्तों 23, एन इम्पॉर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन इज, इम्पॉर्टेंट डाइसाइक्लिक टर्पीन कौन सा है इनमें से? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, उसके बाद आंसर कमेंट में बताइएगा प्लीज़, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन ए लिमोनिन, ऑप्शन बी पाइनिन, ऑप्शन सी साइमिन, ऑप्शन डी माइरिसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पाइनिन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पाइनिन। इसे वैसे ही याद कर लेना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडेज्मा इज इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द ड्रग। प्लाज्मोडेज्मा किस ड्रग में प्रेजेंट होता है? किस ड्रग के इंडोस्पर्म में या फिर इंडोस्पर्म का जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो प्लाज्मोडेज्मा होता है। प्लाज्मोडेज्मा होता क्या है? ये होता है एक कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि अदर मतलब ये सेल है, ये सेल है, इन दोनों के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम होता है प्लाज्मोडेज्मा का, ठीक है। तो ये जो प्लाज्मोडेज्मा है ये किस ड्रग का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए सीना, ऑप्शन बी डिजिटलिस, ऑप्शन सी जिंजर, ऑप्शन डी नक्स ओमिका। इसका आंसर है दोस्तों नक्स ओमिका, ठीक है, नक्स ओमिका आंसर है इसका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कोल्चिकम कौन से मतलब अल्कोलाइड का एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए इंडोल अल्कोलाइड, ऑप्शन नंबर बी विनोलिन अल्कोलाइड, ऑप्शन नंबर सी ट्रोपेन अल्कोलाइड, ऑप्शन नंबर डी अमाइनो अल्कोलाइड। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अमाइनो अल्कोलाइड। कोल्चिकम आता है ऑप्शन नंबर डी में, अमाइनो अल्कोलाइड में ऑप्शन, ठीक है। अमाइनो अल्कोलाइड के साथ इसमें अब ये आता है देखो इपेट्रा, ठीक है, और एक ड्रग आता है इपेट्रा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों इंडोल अल्कोलाइड में कौन से ड्रग आते हैं। इंडोल अल्कोलाइड में आता है एरगॉट, नक्स ओमिका, राउल्फिया, विनका, फाइजोस्टिमा। अभी ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऐसे पूछा है डायरेक्टली, एक ड्रग है जो कि बहुत ही सिंपल, एक रेयर जो नेम है, सिंपल नेम है, सॉरी रेयर नहीं, सिंपल नेम है एक ड्रग का, जो कि हमें फार्माकोग्नोसी के ड्रग लिस्ट में डायरेक्टली हमें दिखाई देता है अल्कोलाइड के चैप्टर में। लेकिन दोस्तों वो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछते हैं कि स्ट्रिचनिन, जैसे कि स्ट्रिचनिन है, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पे पूछते हैं स्ट्रिचनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अल्कोलाइड, ठीक है। स्ट्रिचनिन क्या है? पहले तो जो बंदा होता है जो कि ऊपर से पढ़ता है, जो कि सिर्फ ड्रग के नाम, उसके बाद उसके बायोलॉजिकल सोर्स, उसके बाद उसके सीसी पढ़ता है, ठीक है। सीसी कभी पढ़ता है नहीं पढ़ता है, तो अभी स्ट्रिचनिन किसकी सीसी है, मतलब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट सीसी है इंडोल अल्कोलाइड की, यानी कि नक्स ओमिका की, ठीक है। नक्स ओमिका की जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो है स्ट्रिचनिन, ठीक है, स्ट्रिचनिन। तो उन्होंने क्वेश्चन कैसे पूछा कि स्ट्रिचनिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच अल्कोलाइड। तो स्ट्रिचनिन के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि नक्स ओमिका, जब हमें पता है कि नक्स ओमिका इंडोल अल्कोलाइड है, तो सिंपली स्ट्रिचनिन इज ए इंडोल अल्कोलाइड। ऐसे भी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि कभी कभी डायरेक्टली ड्रग पूछते हैं, या फिर कभी कभी उसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पूछ के उसका टाइप पूछने को, मतलब टाइप पूछते हैं कि कौन से टाइप में आता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मा हुआंग जो सिनोनिम है वो किस ड्रग का सिनोनिम है? तो ऑप्शन नंबर ए कैनोवल्विस माइक्रोफाइलस, ऑप्शन नंबर बी पिकोरहिजा कुरोआ, ऑप्शन नंबर सी इफेड्रा सिनिका, ऑप्शन नंबर डी जिम्नेमा सेल्विस्ट्रिया, ठीक है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इफेड्रा सिनिका। इफेड्रा सिनिका की जो फैमिली है, इफेड्रा की जो फैमिली है वो है ग्नीटासी, ठीक है, गिटासी जो कहना है, लेकिन GNE ये स्पेलिंग है और टासी, ठीक है, TACEAE, ठीक है, जैसे कहते हैं गिटासी इफेड्रा की फैमिली है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द एक्टिव इंग्रेडिएंट दैट फॉर्म्स फ्रोथ व्हेन शेकन विथ वाटर इज। अभी सबसे पहले हमें जानेंगे फ्रोथ क्या है। फ्रोथ बोले तो झाग जो रहता है, जो कि सफ़ेद झाग आता है, हम जब डिटर्जेंट वगैरह डालते हैं पाउडर में तो सफ़ेद झाग ऐसे गिरता है, ठीक है, सफ़ेद झाग गिरता है। तो ऐसा कौन सा ड्रग है या फिर ऐसा कौन सा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि पानी के साथ मिक्स होने के बाद तुरंत ही झाग दिखाई देता है, मतलब तुरंत ही झाग बना देता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है फिक्स्ड ऑयल, ऑप्शन नंबर बी टैनिन, ऑप्शन नंबर सी रेजिन्स और ऑप्शन नंबर डी सैपोनिन्स। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों सैपोनिन्स, ठीक है। सैपोनिन ऐसा एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो कि पानी के साथ मिला के उसके बाद उसे शेक करने के बाद उसमें फ्रोथ यानी कि झाग निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28।
सिफेलिन इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, सिफेलिन कौन से ड्रग का मेन इंग्रेडिएंट है? ऑप्शन नंबर टेरोकार्पस, पिट्रोकार्पस, ऑप्शन नंबर बी कोल्चिकम, ऑप्शन नंबर सी इपिकैट, ऑप्शन नंबर डी पुनर्नवा, ठीक है, पुनर्नवा। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इपिकाक, ठीक है, इपिकाक का ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है। तो उसमें भी देखिए दोस्तों सिफेलिन जो है वो फिनोलिक है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। सिफेलिन जो है वो फिनोलिक कैटेगरी में आता है इपिकाक के। और जो इमेटिन है, इमेटिन इज ऑल्सो दी वन ऑफ दी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ इपिकैक। इमेटिन पूछा जाता है, इमेटिन इज दी एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ और एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ इपिकैक, ठीक है, इपिकाक। तो इमेटिन जो है वो है नॉन फिनोलिक, ठीक है, जो इमेटिन होता है वो होता है नॉन फिनोलिक, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है दोस्तों इपिकाक का कि सिफेलिन और इमेटिन इज दैन मेन कंस्टिट्यूएंट और इंग्रेडिएंट ऑफ इपिकाक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। अभी देखिए दोस्तों, को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेनसिड एंड पेनिसिलिन रिजल्ट्स इन, मतलब प्रोबेनसिड और पेनिसिलिन को साथ में जब देते हैं तो क्या होता है, क्या रिजल्ट आता है? प्रोबेनसिड किस में यूज होता है? वो यूज होता है एंटी रूमेटॉइड, ठीक है, एंटी रूमेटॉइड और एंटी गाउटी में यूज होता है, ठीक है, प्रोबेनसिड यूज होता है। तो होता क्या है प्रोबेनसिड और बीटा लैक्टम जैसे कि पेनिसिलिन जो कि साथ में दिया जाता है तो क्या होता है, यही रिजल्ट अपने को पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोबेनसिड इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी प्रोबेनसिड डिक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी प्रोबेनसिन इंक्रीजेज द पेनिसिलिन इंक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेनसिड, और ऑप्शन नंबर डी पेनिसिलिन डिक्रीजेज द एक्सक्रीशन ऑफ प्रोबेनसिड। मतलब कौन सा ड्रग कौन से ड्रग के एक्सक्रीशन को बढ़ाता है या घटाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रोबेनसिड, जो कि पेनिसिलिन के एक्सक्रीशन को घटा देता है, मतलब पेनिसिलिन का एक्सक्रीशन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका ट्यूबुलर एक्सक्रीशन कम किया जाता है। उसके बाद जो प्लाज्मा लेवल होता है बीटा लैक्टम का या फिर बोले तो पेनिसिलिन का, और जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होती है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जैसे ही एक्सक्रीशन किसी ड्रग का डिक्रीज होता है तो उसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन और प्लाज्मा लेवल इंक्रीज हो जाती है, यह याद रखिएगा। तो इसका जो रिलेशन है प्रोबेनसिड पी इंटू पी, तो ये रिलेशन ऐसा है कि एक्सक्रीशन घटाए ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ाए, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो फ्रेंड आपका फार्मेसी ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा है उसे आप ये ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखते हैं, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अमीनो एसिड? इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको मेरे इंस्टाग्राम पेज पे आपको मैं बता दूंगा। इसकी जो आईडी है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे रखी है। तो देखते हैं दोस्तों, पहले इसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है इनमें से? तो ऑप्शन नंबर ए फेनिल एनालिन, ठीक है, एलेनिन। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी टायरोसिन, ऑप्शन नंबर सी एलेनिन, और ऑप्शन नंबर डी अर्जिनिन। तो सिंपल है, फेनिल एलेनिन इज द इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड किसे बोलते हैं? इसेंशियल विटामिन और इसेंशियल अमीनो एसिड। देखिए इसेंशियल मतलब, इसेंशियल सिंपल है, इसेंशियल मतलब जो नीडी है, जिसकी ज़रूरत हमें हमारे शरीर को होती है, ठीक है। तो नीडी क्यों होता है, जिसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? कि जो कि हमारा शरीर खुद से बना नहीं पाता। आवर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस और सिक्रेट एनी हार्मोन, एनी कंस्टिट्यूएंट दैट प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। इसीलिए इसे इसेंशियल कहा जाता है, जो कि हमें बाहर से या फिर डाइटरी प्रोडक्ट हो गया, मेडिसिनल ट्रीटमेंट से हो गया, तो हमें ये अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है। इसकी जो लैक होता है वो हम फिलअप कर लेते हैं, इसे कहते हैं इसेंशियल अमीनो एसिड। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड किसे कहते हैं? कि जो हमारा बॉडी ऑलरेडी क्रिएट करता है, बनाता है, जिसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती और ज़्यादा बाहर से हमें लेने की ज़रूरत नहीं होती, इसे कहते हैं नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। वैसे ही विटामिन का होता है, वैसे विटामिन, ठीक है। विटामिन्स मतलब क्या होता है? कि वाइटल अमाइंस, ठीक है, वाइटल अमाइंस मतलब इसेंशियल, बहुत इसेंशियल होते हैं। वाइटल अमाइंस हमें बाहर से ही लेने होते हैं, मतलब कुछ जो हमें डेली फूड्स होते हैं, जो डेली हमारा आहार होता है, उससे हमें वाइटामिन्स मिलते हैं, मतलब वाइटल अमाइंस मिलते हैं। इसीलिए जो अमाइंस है, जो अमीनो एसिड्स है, वो इसेंशियल होते हैं। तो ये हो गया सबसे लास्ट क्वेश्चन।
अगर आपको वीडियो सही में पसंद आया तो लाइक ठोक दीजिए और कमेंट करते जाइए कि अगर आपको मेरे कहने से पहले, मेरे बोलने से पहले आपको आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।